दिल्ली में नई बीजेपी सरकार के बाद क्या कुछ बदला है? क्या कोई बदलाव आया है? ऐसा हम क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि दिल्ली की जनता समझ ही नहीं पा रही है कि 6 महीने बीजेपी के हो गए हैं, नई सरकार के हो गए हैं, रेखा सरकार के हो गए हैं, पर बदलाव कहाँ है? जी हां, कुछ भी नहीं बदला है। यानी कि चीजों की बातें तो छोड़ दें, सड़कें, पानी, इन सब की जो बातें करके चुनाव जीत कर आई थी उनकी बात भी ना करें, पर जो हालात हैं, जो सुरक्षा के हालात हैं, जिस तरह पहले पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोई भी थप्पड़ मार देता था, वही स्थिति आज भी है। जी हां, आज उसी पर बात कि क्या दिल्ली में कुछ बदला है या नहीं बदला है, और ये थप्पड़ के पीछे की क्या थ्योरी है। थ्योरी हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब 4 इंजन की सरकार है, लेकिन जो बीजेपी से नेता हैं, जो माननीय एमएलए हैं, वो कुछ अपनी ही थ्योरी दे रहे हैं, वो अपनी ही इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। पुलिस के बयान आने से पहले ही अपनी बातें, अपनी थ्योरी और अपनी इन्वेस्टिगेशन करके बता रहे हैं कि सीएम रेखा गुप्ता पर हमला करने वाला कौन है। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे एक बेहद चौंकाने वाली घटना की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुआ हमला। हम बताएंगे ये हमला क्यों हुआ, आरोपी कौन है, उसके पीछे कनेक्शन क्या है और दिल्ली की राजनीति पर इसका क्या मायने हैं, कैसे दिल्ली वाले इसको देख रहे हैं। साथ ही हम आपको दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हुए हमलों की कहानी भी सुनाएंगे। बने रहिए हमारे साथ और पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि यहां बात आपके समझने की है और हमारे समझाने की है। जी हां, तारीख थी 20 अगस्त, दिन था बुधवार और वक्त था सुबह का। दिल्ली सिविल लाइंस कैंप ऑफिस, जहां सीएम रेखा गुप्ता की जन सुनवाई चल रही थी। सुबह करीब 8:30 बजे एक आदमी हाथ में कुछ कागज लेकर शिकायतकर्ता बनकर ऑफिस में दाखिल हुआ। वो था राजेश भाई खिमजी भाई सक्रिया। अचानक उसने मुख्यमंत्री पर हमला कर दिया। सीएम रेखा गुप्ता जमीन पर गिरी और सिर पर चोट आई। फौरन पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया। अभी ये आरोपी पकड़ा गया था, वो जेल में गया था, तो वहां से कुछ थ्योरियां आने लगी। जी हां, पहली थ्योरी ये आई कि उसका भाई तिहाड़ जेल में है, उसकी जमानत के लिए वो मिल रहा था। फिर ये बात रिपोर्टर, मेन स्ट्रीम मीडिया के रिपोर्टर बोल ही रहे थे कि अचानक सारे टीवी चैनल कट जाते हैं और गुजरात से एक औरत को लाइव दिखाया जाता है जो कह रही थी, ये मेरा बेटा पशु प्रेमी है, डॉग प्रेमी है, इसलिए इसने वहां जाकर हमला किया। क्या कहानी है, इस पर हम आएंगे। पहले हम आपको ये बताते हैं सीएम ने हमले के बाद क्या कहा। जी हां, उन्होंने कहा, ऐसे हमले मेरे हौसले को नहीं तोड़ सकते। मेरी जनता की सेवा का संकल्प अटूट है। उन्होंने कहा, आज सुबह जन सुनवाई, यानी कि जो 20 अगस्त की बात है, उसके लिए जब उन्होंने लिखा था शाम के वक्त, ये अपने उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट पे ये पोस्ट डाली थी, वहीं से हम लोगों ने लिया है। आज सुबह जन सुनवाई के दौरान मेरे ऊपर हुआ हमला केवल मेरे ऊपर नहीं, बल्कि दिल्ली की सेवा और जनता की भलाई के हमारे संकल्प पर किया गया एक कायराना प्रयास है। स्वाभाविक है, इस हमले के बाद मैं सदमे में थी, परंतु अब बेहतर महसूस कर रही हूं। मैं अपने सभी शुभ चिंतकों से निवेदन करती हूं कि कृपया मुझसे मिलने के लिए परेशान ना हो। मैं बहुत जल्द ही आपके बीच काम करती हुई दिखाई दूंगी। उन्होंने कहा, ऐसे हमले मेरे हौसले और जनता की सेवा के संकल्प को कभी तोड़ नहीं सकते। अब मैं पहले से कहीं अधिक ऊर्जा, समर्पण के साथ आपके बीच में रहूंगी। जन सुनवाई और जनता की समस्या का समाधान पहले की तरह ही गंभीरता, प्रतिबद्धता के साथ जारी रहेगा।
आपका विश्वास और समर्थन ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने आगे कहा, आपके अपार स्नेह, आशीर्वाद और शुभकामनाओं के लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। जी हाँ, अब एक नाम जो पहले हमने आपको बताया था, ये था आरोपी का नाम राजेश भाई खिमजी भाई सक्रिया, उम्र 41 साल, राजकोट गुजरात का रहने वाला। पुलिस के मुताबिक राजेश भाई एक ऑटो चालक है। उस पर पहले भी 5 केस दर्ज हैं गुजरात प्रोहिबिशन एक्ट और अन्य मामलों में। पर सबसे दिलचस्प बात वो है कि वो एक डॉग लवर है। जी हाँ, राजकोट पुलिस का कहना है कि उसे मानसिक स्वास्थ्य की समस्या है। उसके भाई ने बताया वो कुत्तों से बेहद लगाव रखता है। पुलिस की जांच चल रही है और कुछ खुलासे हुए। दरअसल कुछ दिन पहले रेखा गुप्ता का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो सड़क पर घूमते हुए कुत्तों को लेकर सख्त बयान देती नजर आई। आरोपी साकरिया इस वीडियो से भड़क गया। वो राजकोट से चला, पहले उज्जैन, महाकालेश्वर और हनुमान मंदिर में पूजा की, फिर दिल्ली पहुंचा। उसने सीएम हाउस के बाहर भी फोटो खींची और फिर जन सुनवाई में आकर हमला कर दिया। कौन सा वो वीडियो था जिसको देखकर कहा जा रहा है कि वो भड़का? आइए वो वीडियो भी आप सुन लीजिए। देखिए, ये बात सच है। दिल्ली की जनता वर्षों से इस विषय पे परेशान है और सरकार, पिछली सरकारों ने जो किया और नगर निगम में जिस तरीके से काम चल रहा था, हम उन सब के ऊपर लगातार हमारी सरकार बनने के बाद से इन विषयों पे चर्चा करते हुए इसके समाधानों पे वर्कआउट कर ही रहे थे। इसमें माननीय कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा एक ही ध्येय है, दिल्ली की जनता को राहत देना। आज ये प्रॉब्लम जिस विकराल रूप धारण करके दिल्ली के सामने खड़ी है, इसमें सरकार की ईमानदारी के साथ में समाधान देना ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी हमने पूरी योजना बनाते हुए इस समस्या पे काम हम करेंगे और दिल्ली की जनता को बड़ा लाभ हम लगातार देने वाले हैं। तो सुना आपने, उन्होंने कहा था कि जो कानून होगा उसका पालन होगा। और हाँ, डॉग्स के कारण कई शिकायतें RWA की तरफ से आ रही थी, जैसा कि विजय गोयल भी बोल रहे थे। अब यहाँ पे पुलिस अफसरों का कहना है कि डॉग लवर्स के बयान और सीएम के वीडियो ने आरोपियों को उकसाया। जी हाँ, डॉग लवर्स के क्या बयान, जो भाई वो कहते हैं कि डॉग के साथ ये सब गलत ना हो, और सीएम का ये जो बयान आया इसने आरोपी को उकसा दिया और वो इस तरह से आ गया कि मुख्यमंत्री पर वो हमला कर दे, थप्पड़ मार दे और नीचे गिरा दे। अब बड़ा सवाल यह है कि देश की राजधानी में मुख्यमंत्री की सुरक्षा कैसी है? क्या सुरक्षा में चूक है? क्योंकि जन सुनवाई जैसे कार्यक्रम में आरोपी आसानी से अंदर घुस आया। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि सीएम की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। विशेष सुरक्षा, अतिरिक्त जवान और Z+ कैटेगरी की समीक्षा की जा रही है। जी हाँ, और कहा है कि सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब उनके साथ शायद तकरीबन 22 से 24 जवान Z ग्रेड के जो कमांडो हैं वो उनके साथ रहेंगे। इस घटना के बाद दिल्ली की राजनीति गर्मा गई। एक तरफ सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, मैं पीछे हटने वाली नहीं, पर बीजेपी के नेता इस हमले पर अलग अलग बयान देने लगे। पहले आप वीरेंद्र सचदेव और सिरसा साहब के बयान सुनिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर जन सुनवाई के दौरान जो हमला किया गया, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली की राय दिन चिंता करती हैं और यही विरोधियों की साजिशें हैं। उनसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि एक मुख्यमंत्री कितने घंटे पब्लिक के बीच में रहता है, जनता को आमतौर पर मिलते हैं, अपने निवास स्थान पर जिसका दिल करता हो आके मिल सकता है। यही कारण है कि इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश की बू आ रही है। जल्द ही दिल्ली पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सारे तथ्य सामने आएंगे। सुबह जन सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री जिस तरह से जनता के बीच में रह के लगातार बात करती हैं, वो बात कर रही थी। ऐसे में एक शख्स उनके पास आता है, कुछ कागज आगे रखता है और अचानक उनका हाथ पकड़कर उनको खींचने की कोशिश करता है। और उस दौरान थोड़ी सी धक्का मुक्की जो होती है
तो कुछ सर उनका शायद हल्का सा लगा है किसी कोने पे, और उसके बाद तत्काल लोगों ने उसको पकड़ लिया है। कौन है वो आदमी, क्या उसकी जानकारी है, पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। तो मुझे लगता है कि आपको तब तक रुकना चाहिए जब तक पुलिस जांच पड़ताल ना कर ले, उसके बारे में जानकारी ना मिल जाए, क्योंकि लगातार उसकी एक बार जांच पड़ताल हो जाए। मुख्यमंत्री की हालत अभी स्थिर है, डॉक्टर्स उनको देख चुके हैं। सदमा जरूर लगा है जिससे उनको थोड़ी चिंता हुई है, लेकिन हमने मुख्यमंत्री से मैं मिलकर आया हूँ और उस बहन को, मजबूत महिला है वो जानती हैं कि उनकी कमिटमेंट दिल्ली के लिए है, और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि मैं अपने रोजमर्रा के कामों से नहीं रुकूंगी। ऐसा लगता है कि उनके सर पे हल्का सा कुछ लगा है, जैसे अब वो कोना टेबल नहीं, पत्थर थप्पड़ जो चला रहे हैं वो फैब्रिकेटेड है, लेकिन टेबल का कोई कोना या कुर्सी का कुछ कोना सर पे जरूर ऐसा लगता लगा है, जिसकी उनको शिकायत चल रही है। लेकिन मुख्यमंत्री बहादुर महिला है, हमारी बहन है, स्थिर है। थोड़ी मुझे लगता है और थोड़ा सा समय दीजिए, वो आपके बीच में, हमारी मुख्यमंत्री जनता के बीच की महिला है, बहन है, वो जनता के बीच में जल्द आपके सामने हाथ पकड़कर उसने खींचने की कोशिश की। ऐसा मेरे कहने से नहीं होगा ना, पुलिस को जांच करने दीजिए, उसके पूरे पहलू को देखने दीजिए। देखिए, मुझे लगता है मंशा इस तरह की कोई मंशा अगर होगी तो पुलिस की जांच में सामने आएगा। लेकिन एक बात तो ये है कि राजनीति में इस तरह की घटनाओं का होना निंदनीय है, और जिस तरह की घटना इस बहन मुख्यमंत्री के साथ हुई है, मैंने जैसे सुबह भी कहा है, मैंने जैसे सुबह भी कहा है कि ये बहन हमारी 18 घंटे जनता के बीच में काम करती है, और इनके स्वभाव में है कि ये जनता से जाके मिलती हैं। तो उसका अवसर उस अपराधी ने उठाने की कोशिश की है, क्योंकि इनका स्वभाव है कि ये प्यार से तो भाई बहन करके जैसे मिलती हैं, उसका अवसर उठाने की कोशिश की है। लेकिन पुलिस जांच कर रही है, जो भी दोषी होंगे या इसके पीछे जो लोग होंगे सामने आने पे आपके सामने रखेंगे। जन सुनवाई चलती रहेगी, और बहन हमारी मुख्यमंत्री अभी आराम कर रही हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि मैं अपने कार्यक्रम रद्द नहीं करूंगी। जी हाँ, अभी ये सब चल ही रहा था कि बीजेपी के एक और विधायक, नाम है हरीश खुराना। जी हाँ, ये खुराना साहब जो पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के रहे हैं, जिनकी सरकार कहते हैं कि प्याज की महंगाई के कारण गिर गई थी, उनके बेटे हैं। इन्होंने क्या किया, ये और आगे बढ़े और इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन कर दी और बता दिया कि ये राजेश भाई जो हैं, जो राजकोट से आए हैं, ये कौन है। पहले इनका बयान सुनिए और फिर वो पिक्चर जरूर देखिए जो इन्होंने ट्वीट की थी, और अभी भी इनके एक्स के हैंडल पर आप देख सकते हैं। डॉक्टर अंदर ही थे उस वक्त, लेकिन निश्चित तौर पे जो ये सामने आई है कि वो आदमी 2-3 दिन से रेकी कर रहा था घर की। तो जो खबरें आ रही है कि डॉग लवर है, ये है, वो है, ऐसा कुछ नहीं है। ये निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी साजिश है। इसका अब पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन तो कर रही है और सच सामने आएगा, लेकिन निश्चित तौर के ऊपर इनकी सुरक्षा और पुख्ता होनी चाहिए। और मुख्यमंत्री जी की एक बात तय है, मुख्यमंत्री जी का साफ कहना है कि मैं किसी से ये इस तरह के हमलों से जो लोकप्रियता है उनकी, जो मुख्यमंत्री की लोकप्रियता के से डर कर कुछ लोग कर भी राजनीतिक साजिश भी है, तो डरने वाले लोगों में से नहीं है। इसका मतलब साजिश है ना, इसका मतलब साजिश है और कोई व्यक्ति प्री मंशा से आया है। तो इसका मतलब जो खबरें आ रही हैं कि डॉग लवर था और ये था और वो था, गुस्से में था। सर, पहली बात, गुजरात का और दिल्ली का कनेक्शन डॉग लवर का नहीं हो सकता, पहली बात तय है। इसका मतलब, और 2 दिन से रेकी कर रहा था, इसका मतलब उसके दिमाग में ऑलरेडी वो मंशा थी कि मुख्यमंत्री पर अटैक करना है। तो इसलिए बड़ी साजिश है। साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए, साजिश के तहत तक जाना चाहिए। पुलिस ऑलरेडी, कमिश्नर साहब इसके ऊपर लगे हुए हैं और निश्चित तौर पर जल्द चीजें सामने आएंगी। यानी गुजरात अब मोदी जी, शाह जी का ना होकर आपका हो गया है। लोग अब ये पूछने लगे हैं। उन्होंने हमलावर को सीधे आपके नेता से जोड़ दिया। जब ये बात आई तो जिन नेता से आपका जोड़ा गया था, उनका बयान क्या आया है वो भी सुन लीजिए। नमस्कार, मैं गोपाल इटालिया। जब से मैं विसावदर विधानसभा से विधायक के रूप में जीत के आया हूँ, तब से पूरी भाजपा पार्टी के मन में दुख हुआ है, बौखला गए हैं, बहुत ही नाराज रहते हैं। भाजपा के लोग यह सोचते हैं कि 40 साल से गुजरात में बीजेपी की सरकार है, फिर भी एक नई नवेली आम आदमी पार्टी से एक बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आता हुआ नौजवान बीजेपी की पूरी सरकार के सामने बाई इलेक्शन में विधायक कैसे बन गया। इस बात से बीजेपी बहुत दुखी है, इस बात से उनका मन भारी है, और इसलिए मेरी जीत से वो नाराज होके, दुखी होके, बौखलाहट में लगातार यह कोशिश कर रहे हैं कि कैसे वो मुझे और मेरी पार्टी आम आदमी पार्टी और मेरे नेता अरविंद केजरीवाल को कैसे वो बदनाम कर सके। उसकी लगातार वो कोशिश करते रहते हैं।
हम लोग जनता से आते हैं, जनता हमारी ताकत है, जनता हमें बनाती है, जनता हमें आगे भेज रही है। ये बात बीजेपी हजम नहीं कर पा रही है और इसलिए लगातार हमें बदनाम करने के लिए कुछ न कुछ उल्टे सीधे रास्ते अपनाते हैं। जिस तरीके से आज बीजेपी के दिल्ली के एक नेता ने बिल्कुल घटिया हरकत की है, बिल्कुल निम्न तरीके की हरकत की है, वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है वो चीज। क्योंकि अगर स्वर्गीय मदन लाल खुराना जी इस तरीके की छुटभैया टाइप ट्रोलर चीजें अगर वो उनके बेटे की देखते तो क्या वो खुश होते? मेरी किसी पुरानी वीडियो को एडिट करके उसमें एक और आदमी की फोटो लगा के, फर्जी सी फोटो ट्विटर पे लगा के, वो क्या दिखाना चाहते कि जिस तरीके से जनता का काम करके स्वर्गीय मदन लाल खुराना जी ने जिस तरीके से इज्जत कमाई, लोगों का प्यार कमाया, और आज अगर वो स्वर्ग में बैठे हुए देख रहे होंगे कि उनका बेटा ट्रोलर बन गया है, उनका बेटा फेक न्यूज का पेडलर बन गया है, उनका बेटा छुटभैया टाइप हरकत कर रहा है, अगर वो ये देखते रहते तो वो क्या खुश होते वो इस हरकत से। मेरी सारे जो भी बीजेपी के लोग हैं उनसे मेरी अपील है कि फेक न्यूज से बचे। मेरी सारे दिल्ली या जो भी मीडिया के लोग हैं उनसे भी मेरी अपील है कि इस तरीके के ट्रोलर्स के ट्वीट को अपने न्यूज पे दिखाने से पहले जो भी इंफॉर्मेशन है उसको वेरीफाई करें, सत्यापित करें। जब तक आपके पास कोई वेरीफाइड सोर्स नहीं है तब तक के लिए आप गलत चीज दिखाने से बचे। मुझे मजबूरीवश कानूनी कदम उठाने पड़ेंगे, मुझे कोर्ट के पास जाना पड़ेगा, पुलिस के पास जाना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता कि इस तरीके के चीजों में मुझे पड़ना पड़े। इसलिए मेरी सबसे अपील है कि आज बीजेपी के ट्रोलर जो भी, ये जो उनका नाम में याद नहीं मुझे, उनसे बचे। उन्होंने गलत ट्वीट किया है, उन्होंने फर्जी ट्वीट किया है, मेरी पुरानी वीडियो को एडिट करके ट्वीट किया है। ऐसे ट्रोलर्स से, ऐसे फेक न्यूज पेडलर से, अपने पिताजी का नाम डुबोने वाले, ऐसे घटिया सोच रखने वाले, अपने पिताजी के नाम को खराब करने वाले बेटे से और क्या उम्मीद की जा सकती है। तो मेरी सबसे ये अपील है कि बचे इनसे, जो ऐसे फेक न्यूज पेडलरों से सावधान रहे। जय हिंद। तो ये तो आपने सुना कि किस तरह से इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, किस तरह से क्या हो रहा था। उसके आगे कहानी कैसे बढ़ती है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले की गाज दिल्ली के पुलिस कमिश्नर पर गिर गई। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर SBK सिंह को हटाकर तिहाड़ जेल के DG सतीश गोलचा को नया कमिश्नर बनाया गया। एक और पोस्ट रेखा गुप्ता जी ने लिखी थी, वो भी आप लोग सुन लीजिए, बड़ी भावुक पोस्ट है। मैं जब कॉलेज में थी तब पापा ने मुझे कार चलाने के लिए दी। एक दिन बड़ा एक्सीडेंट हो गया, मैं डर गई और मुझे दोबारा कार को हाथ लगाने से डर लगने लगा। तब पापा ने कहा कि जीवन में दुर्घटनाएं होती रहती हैं, डरकर रुकना नहीं है, आप रास्ते पर चलना नहीं छोड़ सकती। आज उनकी वही सीख फिर याद आ रही है। कल फिर एक दुर्घटना हुई, लेकिन मैं दिल्ली वासियों के हित के लिए लड़ना कभी नहीं छोड़ सकती। मेरे जीवन का हर क्षण और शरीर का हर कण दिल्ली के नाम है। मैं इन सभी अप्रत्याशित प्रहारों के बावजूद दिल्ली का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। वैसे भी महिलाओं में तकलीफों से लड़ने की दोहरी ताकत होती है। उन्हें अपने आप को साबित करने के लिए अनगिनत परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। मैं भी तैयार हूं। अब जन सुनवाई केवल मेरे घर पर नहीं, दिल्ली की हर विधानसभा में होगी, आपकी मुख्यमंत्री आपके द्वार। फिर उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की कुछ पंक्तियां लिखी, वो भी सुन लीजिए। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालें, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। ये वाजपेयी जी की कविता है, ये हम लोगों ने भी कई बार पढ़ी है। तो जब ये चीज़ें आई, ये सब पोस्ट आया, तो वहीं डूसू के उनके साथी अनिल झा ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। ये कोई हमला नहीं हुआ है, उनको सबसे पुराना मैं जानता हूँ, कोई हमला नहीं हुआ है। उन्होंने अपना एक बंदा स्टोरी क्रिएट करने के लिए किया है। ये जब एक बार प्रदर्शन हो रहा था, जब वो छात्र संघ की अध्यक्ष थी, मैं उपाध्यक्ष था, तो हमने सौंदर्य प्रसाधनों का विरोध करना था उस समय। ये कहती थी जो विदेशी सौंदर्य प्रसाधन है उसका हमको प्रयोग नहीं करना है। और पीछे आई मुझे बोली, अनिल मेरे ने माचिस जला के 3-4 बाल जला दे, जिससे कि मैं ये दिखाऊंगी कि सौंदर्य प्रसाधन के
जो है आहूत अग्नि जलाने के पीछे मैं भी जल गई। तो ये नौटंकी है, बहुत सालों से करती है, 27 साल से मैं इन्हें जानता हूँ। चलिए, ये तो अनिल झा का व्यक्तिगत अनुभव है जो उन्होंने बताया। ऐसा है क्या, ये नहीं है, इसके बारे में वो सही से बता सकते हैं जैसा उन्होंने बताया है। इसकी कोई वो नहीं है कि भाई ये क्या चीज़ है, ये उनके बयान था जो उन्होंने दिया ये सब होने के बाद। जी हाँ, इसके साथ ही विपक्ष सवाल उठा रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था नाकाम क्यों रही। डॉग्स लवर्स और एनजीओ भी सामने आ रहे हैं, कह रहे हैं हम हिंसा का समर्थन नहीं करते, पर सरकार को स्ट्रे डॉग के मसले पर ध्यान देना चाहिए। और हम बता दें कि आज के दिन इनको कानून से एक राहत मिली है जिससे डॉग्स लवर्स खुश हैं। तो वहाँ के डॉग्स लवर्स के जो वकील हैं निशु चौधरी से हमने बात की, तो वो भी ज़रा सी बात सुन लीजिए। सर, एक आसान से भाषा में इस फैसले को अभी के वक्त में डॉग लवर्स की जीत हुई है। एग्जैक्टली, डॉग्स लवर्स की जीत हुई है और सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये जो ऑर्डर अभी दिया है ये हमारे लिए बहुत बड़ी बिग न्यूज़ है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, व्हेन आई वाज अपेयरिंग बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, ओके, सो आई वाज क्राइंग एंड थिंकिंग अबाउट द लॉर्ड कृष्णा कॉन्टिन्यूसली कि ऑर्डर हमारे फेवर में आए, फेवर में। फाइनली ये हमारे फेवर में आया। तो अब समझिए, सीएम पर हमला हुआ तो कांग्रेस दिल्ली अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने दिल्ली की सुरक्षा पर सवाल उठाए और सांसद पप्पू यादव ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। तो ये बहुत ही निंदनीय भी है और दुख की भी बात है। रेखा जी लगातार गरीबों को उजाड़ने का काम कर रही हैं, तो मेरा तो आग्रह ये है कि उनको सद्बुद्धि दे ऊपर वाला। गुस्सा है प्रधानमंत्री के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, मुख्यमंत्री उनके खिलाफ नहीं, वो तो अपने एजेंडे को चला रही है। झुग्गी झोपड़ी बिहार का तोड़ा जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। सारे गरीबों को हटाए जा रहे हैं जी। कुछ जगहों पर मुसलमान के नाम पर, दुकान के नाम पर ईबीसी, एसटी, एससी, गरीब आदमी की दुकान को हटा रहे हैं। तो ये जो दिल्ली में जमीन का खेल चल रहा है, लूटने का, कौन जमीन पर गिद्ध दृष्टि है। बीजेपी के सेकेंड से लेकर के सभी नेता अब जमीन हड़पने में लगे हुए हैं। ये सब गुस्सा, पानी नहीं है, रोड नहीं है, जमुना की स्थिति ठीक नहीं हुई, तो आपने जो वादा किया उसका उल्टा आप यहाँ कर रहे हो। आपने मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए, आपने बिजली की स्थिति बुरी कर दी। तो ये जो स्थिति है, जो चीज, जो सुविधा मिल रही थी, तो वे गुस्सा प्रकाष्ठा पर दिल्ली के गरीब आदमी का चला गया। अब ये सब तो हो गया बात। अब यहीं पर हम लोग कहते हैं कि दिल्ली जो पूछ रही है कि क्या सच में दिल्ली में ये बदलाव हुए हैं जो उनको नहीं दिख रहा, क्योंकि सीएम रेखा गुप्ता पर ये जो हमला हुआ है ये पहली बार नहीं है जब किसी मुख्यमंत्री पर इस तरह का हमला हो। 12 अक्टूबर 2012 में शीला दीक्षित पर चप्पल फेंकी गई थी। 8 अप्रैल 2014 में अरविंद केजरीवाल पर वाराणसी रोड शो के दौरान हमला हुआ था। 14 फरवरी 2015 में केजरीवाल पर अंडे और पत्थर फेंके गए थे। 17 जनवरी 2016 में बिहार में रैली के दौरान हमला हुआ। 30 नवंबर 2022 में विधानसभा के अंदर केजरीवाल पर तरल फेंका गया। ये सारे हमले बताते हैं कि राजनीति में हिंसा पर खतरा हमेशा बना होता है। लेकिन यहाँ पर हम आपको रोकेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे कि जब केजरीवाल पर हमले होते थे तब बीजेपी क्या कहती थी, वो भी मनोज तिवारी जी के मुंह से सुन लिए। हम आपको बता दें कि मनोज तिवारी दिल्ली के सांसद हैं भाजपा से। इस बात का भी डाउट है कि कहीं ये थप्पड़ मरवाना भी उनका खुद का स्क्रिप्ट बनाया हुआ तो नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से हर चुनाव आता है इनको पता नहीं तभी कोई थप्पड़ मारने वाले कहां से आ जाते हैं। तो हम ऐसी घटनाओं का बिल्कुल समर्थन नहीं करते, फिर भी हमें इस बात का। जी हाँ, तो अब तक जो खबर आई है कि एक डॉग लवर है जिसने दिल्ली की मुख्यमंत्री पर हमला कर दिया। कौन है आरोपी, उसका बैकग्राउंड क्या है, पुलिस ने क्या कहा और राजनीति इस पे क्या असर हो सकती है। और सबसे बड़ा सवाल,
लोकतंत्र में असहमति का रास्ता संवाद है, ना कि हिंसा। तो ये सब बातें हैं। अब यहां पर हम आपको एक चीज और इंपॉर्टेंट बता दें कि डॉग्स लवर्स जो कुत्तों को खाना खिला रहे हैं, जिससे RWA और विजय गोयल जैसी संस्थाओं और दिल्ली सरकार की, जैसे मुख्यमंत्री का जो बयान आया था, जो प्रॉब्लम हो रही है, उस प्रॉब्लम के चलते एक मोदी जी का वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। उस वीडियो को भी आप सुन लीजिए, समझ लीजिए और समझिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। पशुओं के लिए मेरा जो प्रेम है वो सर अलग ही है। मैं खुद खाऊं ना खाऊं वो मैटर नहीं करता, बट उनको खिलाना है सर। तो घर में सब लोग तंग आ जाते होंगे आपसे सर। इसके लिए मैं अपने सारे डॉग्स के साथ सेपरेट स्टे है। और मैं आपको भी बहुत धन्यवाद बोलना चाहूंगा सर, बिकॉज सर आप ही के कारण काफी सारे जो पशु प्रेमी हैं और NGO वर्कर्स हैं, अभी वो अपना काम सर ओपनली कर पाते, बिना कोई रोक टोक के ओपनली कर पाते सर। मेरा जो निवास है वहां पे सर टोटली मेंशन्ड है, अगर आप पशु प्रेमी नहीं है सर आप अलाउड नहीं है। यहाँ आने के बाद काफी आपकी पब्लिसिटी हो जाएगी सर, ऑब्वियसली। हॉस्टल छोटा पड़ जाएगा। पहले जहां पे मैं महीने में 20,000 कमा पाता रहा सर, अभी वहां पे मैं महीने पे 40 से 50,000 कमा पाता हूँ। कभी आप एक काम कीजिए, जो बैंक वाले थे, हाँ जी सर, जिसके समय आपको लोन मिला, हाँ जी सर, एक बार उन सबको बुला करके, हाँ जी सर, आपकी सारी चीज दिखाइए और उनको धन्यवाद कीजिए उन बैंक वालों का कि देखिए आपने मेरे पर भरोसा किया और ये काम जो ज्यादा लोग हिम्मत नहीं करते, आपने मुझे लोन दिया, देखिए मैं कैसा काम कर रहा हूँ। डेफिनेटली तो उनको अच्छा लगेगा कि हाँ उन्होंने कोई अच्छा काम किया। तो देखिए मोदी जी खुद बेजुबानों को फीड करने की बात करते हैं, तो फिर जब इस तरह के फैसले आते हैं, जो कि फैसला अभी रुक गया है और जिसमें अभी डॉग लवर्स की जीत हुई है, पर फिर भी जिस तरह की ये बातें होने लगी थी जिससे डॉग लवर, पशु प्रेमी नाराज थे, खफा थे, उसका एक कारण आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मोदी जी ने कहा था कि बेजुबानों को आप खाना खिलाइए, फीड कीजिए। अंत में हम फैज़ अहमद फैज़ की कुत्ते की जो उन्होंने नज़्म लिखी थी उसकी 2 लाइनें ज़रूर सुनाना चाहेंगे आप लोगों को। मजलूम मखलूक गर सर उठाए तो इंसान सब सरकशी भूल जाए। जी हाँ, तो अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।